हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंगू उपाध्याय। वेलकम टू मंग बायो क्लासेस। आज का हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। दो हमारे आज के सब टॉपिक्स हैं, तो आओ डिस्कस करते हैं। देखो, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास तीन ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल यानी कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, तो आओ हम पहला अपना सेमिनल वेसिकल देखते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल, देखो ये इसका जो सिक्रेशन होता है उसका पीएच होता है 7.4। बेसिक है, स्लाइटली बेसिक। 7 तुम्हारा न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा आगे बेसिक है। ठीक है, और ये सैग स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर हमने देख रखा है, नहीं देखा तो जाओ पहला लेक्चर देख लो, इसके पहले वाला तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके सिक्रेशंस पे आते हैं। ठीक है, पहले ये इसके सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एनर्जी देता है। पहले तो ये प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स। ठीक है, दूसरा इसका काम है कि ये फॉरेंसिक जांच में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस लाइक इन रेप केसेस। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक चीज तुम देखो कि ये जो फ्रक्टोज होता है वो हमारी ह्यूमंस मेल की बॉडी में सिर्फ एक जगह बनता है, वो होता है तुम्हारे सीमेन में। सीमेन क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और इन तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन प्लस स्पर्म, इनको मिलाकर हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, उसमें जो फ्रक्टोज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीमेन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन मेल्स में। तो जैसे मान लो बाई चांस कहीं अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है, किसी गर्ल्स के साथ, वुमेन के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, तो उसमें जो फ्रक्टोज होगा, जो फॉरेंसिक टीम होगी वो जाएगी, जांच करेगी, अपने प्रूफ निकालेगी, सबूत देखेगी, ढूंढेगी। तो उसमें तुम्हारा फ्रक्टोज अगर मिल गया तो वहां पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ रेप के केसेस हुए होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा फ्रक्टोज। दूसरा आता है, ये सिक्रीट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद ये सिक्रेट करती है क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, और आगे हेल्प करता है हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ सीमेन। ठीक है, देखो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर और कोआगुलेशन। ये दोनों होते डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में क्या होता है, 12 स्टेप्स होते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं। वो तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, अभी बस इतना जान लो कि क्लॉटिंग फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कोआगुलेशन से। क्लॉटिंग फैक्टर्स में 12 फैक्टर्स काम आते हैं और उसके वजह से तुम्हारा पूरा एक प्रोसेस चलता है और इंजरी जो होती है हमारी वो ठीक हो जाती है। कोआगुलेशन का मतलब होता है जमना, यमुना नहीं, जम जाना। ठीक है, तो जैसे मान लो सीमेन जब इजेकुलेट होता है तो वो थोड़ा लिक्विड टाइप में होता है। ठीक है, लिक्विडिटी इसके अंदर होती है। तो जैसे मान जाओ कि इजेकुलेशन हुआ तो इसमें थोड़ी लिक्विडिटी होगी, इसमें थोड़ी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, आफ्टर समटाइम्स ये थोड़ा कोआगुलेशन शो करेगा और ये तुम्हारा ऐसे बोल सकते हो कि कोआगुल जम करके क्या बोलेंगे उसे, जम करके तुम्हारा एक सॉलिड स्टेट कह सकते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट एग्जैक्टली सॉलिड। तो ऐसे कोआगुलेट करके ये जो सीमेन होता है आफ्टर इजैकुलेशन, तो ये कोआगुलेट कर जाता है। ठीक है, जम जाता है। उसके बाद ये तुम्हारा जो इसका नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये जो तुम्हारा होता है यूरेथ्रा का, यूरेथ्रस एस वेजाइना कर लो का जो न्यूट्रलाइज एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो तुम्हारा इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर में स्पर्म तुम्हारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये था हमारा सेमिनल वेसिकल के बारे में। इसका पीएच 7.4 होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड पे जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में इतना ही था, इतना तुम कर लिए, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से सही। पीएच याद रखना, फ्रक्टोज
कौन सीक्रेट करता है ये याद रखना। और फ्रक्टोज का काम क्या होता है, एनर्जी सोर्स के जैसे काम करता है। रेड केसेस में इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर कोआगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, बस इतना ही था, ठीक है। दूसरा आता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका पीएच जो होता है वो होता है 6.4, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। इसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो मिल्की अपीयरेंस का होता है, मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। इसका जो सिक्रेशन होता है वो थोड़ा मिल्की अपीयरेंस का होता है। इसमें एसिड फॉस्फेटिन और पेप्सिन एमाइलेज पाया जाता है। एसिड फॉस्फेटिन प्लस पेप्सिन एंड एमाइलेज, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। एक चीज तुम और क्या बोलते हैं उसे लिख सकते हो कि ये जो होता है ना, हेल्प करता है स्पर्म टू स्पिन, स्पर्म टू स्पिन। अब स्पिन का इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके सिक्रेशन से स्पिन करने में हेल्प करते हैं, ऐसे समझ रहे हो। ये जो होता है ना वो स्पिन होता है। अभी इसका मार्कर का टिप इधर है, निप ये इधर हो गया है, तो ये स्पिन होता है, ठीक है। तो ऐसे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब आते हैं बल्बो यूरेथ्रल के बारे में। हमारा जो लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल। आ जाओ, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, इसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। देखो पहला इसका पीएच जो होता है वो होता है तुम्हारा 6.4, पीएच जो होता है वो होता है 6.4, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ, नहीं हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, ताकि इसका ये देख लो किसके हेल्प में ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। ताकि ये जो स्पर्म के डैमेज के चांसेस हैं, ताकि डिक्रीजेस द चांस ऑफ, डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ये स्पर्म के डैमेज के चांस होने को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये तीन इसके बारे में इसका क्या बोलते हैं फंक्शंस थे, इसके जो सिक्रेशंस होते हैं उसके फंक्शंस थे। तो अभी हम आते हैं अपने एक छोटे से टर्म पे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सीमेन देख रहे हो, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सीमेन, ठीक है। ये तुम्हारा पता ही है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्लस स्पर्म, इससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। इन सब के सिक्रेशन से मिलकर के बना होता है। आओ अब एक चीज हम ये देखते हैं कि इसमें किसका, इसका पीएच एक बार देख लो। इसका जो पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है वो होता है तुम्हारा 7.3 टू 7.5, ठीक है। 7.3 टू 7.5, कुछ बुक्स में 7.2 टू 7. कुछ बुक्स में जो होता है वो 7.2 टू 7.7 दे रखा है। तो जो तुम्हें एनसीईआरटी के हिसाब से तुम देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इसके उस पे कंट्रीब्यूशन पे। ये तुम्हारा 5 टू 10% है। इसमें सबसे ज्यादा जो सिक्रेशन होता है वो तुम्हारा होता है सेमाइनल वेसिकल का, नियरली अबाउट 60%, ठीक है। ये जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है वो तुम्हारा नियरली अबाउट 60% होता है। बल्बो यूरेथ्रल का 10% होता है, इसका तुम्हारा 20 से 25%, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इसके सीमेन के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर बन चुका है। आई नो थोड़ा सा फनी है या फिर उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना रखा है। एनसीईआरटी का डायग्राम तुम प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का डायग्राम एक्चुअली मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तुम देखो
2 मिनट के लिए या फिर कुछ सेकंड्स के लिए मैं लगा रहा हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, वो तुम एक बार देखो। देख लिए? चलो अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। एक बार तो उसके मार्किंग याद रख लेना, ठीक है, कहाँ पे कौन सा चीज है। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसके हेड वाले पोर्शन से। इसे बेसिकली हम चार पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, हेड, नेक, मिडिल और टेल पार्ट। हेड वाले की बात करते हैं। देखो हेड में तुम्हारा ये जो आउटर तुम लेयर देख रहे हो ना, ये तुम्हारी जो रेड से मैंने कवर किया है, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो थोड़ा मैंने थिक मार्किंग कर रखी है, वो तुम्हारा होता है मैनचेटे, ठीक है, इसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक समझ सकते हो। अब पहले हम हेड वाली बात करते हैं। हेड में देखो तुम्हारा ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब पूछोगे हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ से आएगा? हमारे बॉडी में तो डिप्लॉइड होता है ना भाई साहब, जो भी हो इतना याद रखना, जो मियोसिस होता है ना, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, और वहां से बनते बनते तुम्हारा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, याद है, वहां पे आकर के हैप्लॉइड लेवल एन हो जाता है। तो वही तो है ये स्पर्मेटोजोआ ही तो है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बोल सकते हो या स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो, बात तो एक ही हुई, स्पर्मेटोजोआ। देखो यहाँ पे इसके हेड वाले पार्ट पे हम आते हैं। हेड में होता है एक्रोस। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा एक्चुअली ऐसे होता है, ये इसके टिप पे। तो ये एक्चुअली एक्रोसोम इसके पास होता है, कंसीडर करता है, इसके पास कंटेन करता है, ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है ना, हाईली एसिडिक एंजाइम होता है। जो ओवम होता है, ओवम एग, उसके लेयर्स को ना डिसॉल्व करने के लिए इसके पास एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। इसके पास एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, और इसके पास कुछ प्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एग होता है, एग ओवम फीमेल गैमीट, उसके आउटर लेयर्स को ये डिसॉल्व करता है, एक्रोसोम। उसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करता है, तुम्हारा जा करके फीमेल वाले हैप्लॉइड न्यूक्लियस से फ्यूज करके तुम्हारा जाइगोट बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी क्लियर हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हेड वाला पार्ट हमारा हो चुका है। इसमें इतना याद रखना, एक्रोसोम तुम्हारे टिप पे पाया जाता है, एट टिप, ये बहुत एसिडिक होता है, और तुम्हारा एंजाइम्स कंटेन करता है हाइलुरोनिडेज और प्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक वाले पार्ट पे। नेक वाले पार्ट में एक सेंट्रियोल पाया जाता है, उसका नाम होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जब तुम फीमेल वाला जो पढ़ोगे ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल बॉडी, ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे कि जो सेकेंडरी ओवम है उसका मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस पहले तो बिफोर बर्थ वो मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाती है, प्रोफेज में। उसके बाद जब उसका क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी आती है, फिर उसके बाद जब उसका रिलीज होता है वो एग, तो उसमें अगेन वो मियोसिस सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, मेटाफेज में। तो जब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है तो उसका, क्योंकि उसको डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत होती है। ये तुम सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़े होगे कि सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो जो एग होता है उसमें मियोसिस सेकंड में मेटाफेज में सेंट्रियोल तुम्हारा खत्म हो जाता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसलिए बोल रहे हैं ना, ये कोई अलग से सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल ही है। प्रॉक्सिमल मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के बेसिक्स लेक्चर में ही बताया था कि प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला और डिस्टल मतलब दूर वाला। देखो डिस्टल दूर, प्रॉक्सिमल पास। तो नॉर्मल सेंट्रियोल ये एक सेंट्रियोल इसके लिए होता है, और दूसरा सेंट्रियोल ये डोनेट कर देता है टू मेल फीमेल गैमीट ओवम, ठीक है। तो वहां पे उसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये जाकर के फिर पहले उसके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाकर के उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि स्पर्म गया ओवम में और फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि स्पर्म और ओवम का आपस में कांटेक्ट में है, स्पर्म ने उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिया, फिर ओवम का मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, फिर इसका न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, ये सारा पार्ट सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में। तो देखो नेक वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ पे स्मॉल होता है, उस पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की 9+2 अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9, ठीक है। तो उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, ये स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया तुम्हें
ये स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नेबर कर्न, इस अरेंजमेंट को, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मिडिल पार्ट पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक लेयर है, उसे हम बोलते हैं मैनचेटे। यार बहुत आज मार कर गिर चुका कई बार। उसके बाद हमारा टेल वाला पार्ट आता है। तो एक बार तुम अच्छे से एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेना, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है तुम्हें। तुम्हें ये याद रखना एक्रोसोम क्या होता है, उसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस का याद रख लेना, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट पूछता है 9+2 किस पार्ट में होता है। उसके बाद तुम्हारा प्रॉक्सिमल सेंट्रोल पूछेगा कहाँ पे होता है। इसके साइज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो 60 माइक्रोमीटर की होती है, इसकी लेंथ 60 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 2 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। स्पर्म का जो शेप होता है वो टैडपोल शेप होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो अपना पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना जो मैंने बताया अभी तीनों ग्लैंड्स के बारे में, उसके सिक्रेशंस के बारे में, उसके पीएच के बारे में, कौन सा फ्रक्टोज रिलीज करता है, कौन सा एसिड फॉस्फेटिन रिलीज करता है, कौन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, किसके पास पेप्टाइन या माइलेज होता है, किसके पास तुम्हारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, कौन कोआगुलेशन में हेल्प करता है, तुम्हारा सीमन के चारों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बल्ब यूरेथ्रल का कितना होता है, स्पर्म का कितना होता है, और तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना होता है कंट्रीब्यूशन। तो इतना तो तुम कर लो, उसके बाद इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।